जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर पर सियासत गरम, कांग्रेस के आरोपों पर अरुण साव का पलटवार। बोले 2021 में कांग्रेस ने ही दी थी मंजूरी। स्कूल गेट के बाहर खूनी झड़प, सर्जिकल ब्लेड से छात्रा पर हमला, स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर उठे सवाल। बिल्डर पर दुष्कर्म का आरोप, शादी से इनकार के बाद थाने पहुंचा मामला, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजेंगे शिवालय, पहले सोमवार पर विशेष संयोग, बढ़ा धार्मिक महत्व, शिव भक्ति में डूबेगा पूरा शहर। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिल और बिजली कटौती का मुद्दा लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इसे जनहित का बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदेश भर में प्रेस वार्ता और आंदोलन की तैयारी कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ गए हैं और लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना की रूपरेखा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार हुई थी और वर्ष 2021 में इसका एग्रीमेंट किया गया था। ऐसे में यदि योजना में कोई खामी थी तो कांग्रेस ने इसे लागू करने की मंजूरी क्यों दी? अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और यदि कहीं तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। सबको पता है कि स्मार्ट मीटर की सारी प्रक्रिया किसके समय हुई। उसी कांग्रेस की सरकार ने स्मार्ट मीटर की सारी कार्यवाही की है। आज वो हल्ला कर रहे हैं, केवल और केवल समाज में जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम वो कर रहे हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए इसे आम जनता के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले जनता का विश्वास जीतना चाहिए और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस जनता के हितों से जुड़े इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना पर पुनर्विचार नहीं किया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है। स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की भोली भाली जनता से वसूली का काम सुशासन की सरकार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरीके से लगातार पिछले समय में बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई है, 5 से अधिक बार बढ़ोतरी हुई है 2.5 सालों में। जो 400 यूनिट का लाभ मिलता था कांग्रेस की सरकार में,
उसको भी ख़त्म किया गया। और अब स्मार्ट मीटर के नाम पर जहाँ पर जिन लोगों का बिजली का बिल 500 रुपये आता था, अब वो 3000, 4000, 5000 तक आ रहा है। और बहुत सारे ऐसी भी बातें पता चल रही है कि जिस आवास का निर्माणाधीन है उस आवास पर भी स्मार्ट मीटर अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर अत्यधिक बिजली आ जा रही है, जबकि वहाँ बिजली का कोई उपयोग नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही है। जनता में रोष है, जनता स्मार्ट मीटर का बहिष्कार कर रही है और निरंतर स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक रही है, जिला प्रशासन को दे रही है। तो इससे सुशासन की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि साएं साएं लोगों की जेब काटना बंद करें, साएं साएं जो बिजली का बिल आप बढ़ा रहे हो उसको बंद करें। ये साएं साएं अगर लोगों की आप जेब काटते रहोगे तो आएँ बाएं हो जाओगे और जनता आपको साएं साएं यहाँ से भगा देगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर पात्र हितग्राहियों का सर्वे कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यक आवासों की मांग भेजने के निर्देश दिए हैं। जिस राज्य को जितने आवासों की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तोखन साहू ने बताया कि मंत्रालय का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए राज्यों से कहा गया है कि वे पारदर्शी तरीके से सर्वे कर पात्र हितग्राहियों का चयन करें और समय पर प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं विभिन्न राज्यों का दौरा कर योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं तथा राज्य सरकारों से अधिक पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर परिवार के पास अपना पक्का घर हो। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक शहरी विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है ताकि लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो सके। शहरी विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। शहर के विकास के जितने काम हैं हमारे मंत्रालय के माध्यम से होते हैं। किसी को प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है, किसी को घर चाहिए, जो बेघर है, जो गरीब है, जो निराश्रित है, जो विधवा है, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उन सबको किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना भी हमारे मंत्रालय का काम है। और मुझे आपके माध्यम से बताते बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमने हमारे मंत्रालय के माध्यम से 1,27,00,000 से भी ज़्यादा आवास हम स्वीकृत कर चुके हैं। 99 लाख से भी ज़्यादा आवास हम पूरे भी कर चुके हैं और जनता को सौंप भी चुके हैं। और जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये हमारे लिए भाषण का विषय नहीं है, ये हमारी कार्य पद्धति है, हमारी कार्य संस्कृति है। और इसी सबका साथ सबका विकास मंत्र के अनुरूप हमने 22 लाख से भी अधिक आवास अल्पसंख्यकों के लिए, 27 लाख से भी अधिक आवास अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों बहनों के लिए और 50 लाख से भी ज़्यादा आवास पिछड़ा वर्ग के लिए हम स्वीकृत किए हैं। हम ये मान के चले कि आने वाले समय में देश झुग्गी मुक्त नजर आएगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये मांग आधारित योजना है। हमने सभी राज्यों से कहा है कि जिसको आवास की जरूरत है आप उसको जांच करिए, मांग पत्र भेजिए, हम केंद्र सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University, B.
the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सलधा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद सेजस महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की 2 कक्षा 11वीं की छात्राओं के बीच हुए विवाद ने स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल गेट के बाहर दोनों छात्राओं के बीच पहले कहासुनी हुई और मारपीट हुई, जिसके बाद एक छात्रा पर सर्जिकल ब्लेड से हमला किए जाने का आरोप है। घटना में घायल छात्रा की कोहनी गंभीर रूप से कट गई और बाद में निजी अस्पताल में उसका उपचार कराया गया, जहां उसे 13 टाके लगाए गए। परिजनों का आरोप है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को सूचना देने या विधि सम्मत कार्रवाई कराने के बजाय केवल प्राथमिक उपचार कर छात्रा को घर भेज दिया। अगले दिन जब परिजन स्कूल पहुंचे तो दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई, माफीनामा लिखवाया गया और दोबारा ऐसी घटना होने पर टीसी देने की चेतावनी देकर मामला शांत कराने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने स्कूल परिसर और उसके आसपास विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और अनुशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूलों में छात्रों के बीच हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, तब स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, संवेदनशील मामलों की तत्काल सूचना संबंधित अधिकारियों को देने तथा विद्यार्थियों की नियमित निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना चाहिए। घटना स्कूल गेट के बाहर हुई थी। दोनों छात्राओं और उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्री कापा गांव में गौ मांस काटने और बेचने की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 किलो से अधिक संदिग्ध गौ मांस जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे प्रशासन और पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के एक परिवार द्वारा गौ मांस काटा जा रहा है। सूचना पर कोटा थाना पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां से 3 बोरियों में रखा लगभग 100 किलो से अधिक संदिग्ध गौ मांस बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विधि अनंत और पुष्पा अनंत को मौके से हिरासत में लिया, जबकि राहुल अनंत, राकेश अनंत सहित अन्य आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि संबंधित परिवार लंबे समय से गौ मांस काटने और बेचने का काम करता था। घटना की जानकारी सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। भगवा ब्रिगेड समूह के कार्यकर्ता विनय गुप्ता ने कोटा थाने पहुंचकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गौमांस होने और अन्य आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच तथा संबंधित वैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। सूचना मिली थी लगभग 6 से 7 बजे के बीच में कि दर्री कापा करके गांव जो भुंडा गनियारी रोड पर पड़ता है, वहां पर एक घर के भीतर में गौ माता को काटा जा रहा था। तो हमको सूचना मिली, हमने पुलिस को इस सूचना के बारे में जानकारी दिया। पुलिस द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर छापामार कार्रवाई, जिसमें कुछ लोग थे जो लोग पुरुष भाग चुके थे, महिलाएं वहां पर रुकी हुई थी, जिन्होंने कबूल किया कि हाँ भैया हम तो गौ माता ला काट के खातन की। वो लोगों ने कबूल किया। तत्पश्चात फिर उनको कोटा थाना लाया गया और जब जांच की गई तो संख्या पता चला कि लगभग वो 150 किलो से अधिक मात्रा में गौ मांस वहां पर कटा हुआ था।
और वो महिला भी स्वयं कबूल कर रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, वो लोग कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि भैया हाँ हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के लिए खड़े होते हैं। अब यही लोग, कुछ लोग आकर के जब गौ माता को काट रहे थे तब कोई क्यों खड़े नहीं हो रहा है? और वो बकरा दाढ़ी वाले भी कहाँ गए जो हमेशा अपना कुर्ता मार कर आते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा तो कभी ये समाज करता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ अब ये लोग कहाँ चले गए जो दलितों के ठेकेदार बनते हैं, मसीहा बनते रहते हैं? अब वो लोग आकर के अपनी मुंह खोले और बताएं कि क्या गौ माता को काट कर बेचना सही था? ये सरासर गलत है। मैं प्रशासन से और हमारे गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि ये गौ हत्यारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करें और इनका असली घर जेल में पहुंचाने का काम करें। ये अपने पैतृक काम के आड़ में गौ माता का मांस खा रहे हैं, तो अगर हमारी माँ का मांस खाओगे तो हम तो मारेंगे, और आप हमें गुंडा ठहराओ या दोषी ठहराओ, हमारी माँ के ऊपर बात आएगा तो हम तो लड़ेंगे और मारेंगे, जेल जाने के लिए भी तैयार है। नगर निगम के चिल्हाटी स्थित गौधाम में पिछले दिनों हुई गायों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद गौ सेवकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण गौ माता की मौत हुई है। मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। इधर नगर निगम आयुक्त ने पूरे मामले की जाँच के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उनका कहना है कि गौधाम में बीमार और अस्वस्थ गायों को अलग अलग रखने की व्यवस्था है, लेकिन किसी कारणवश बीमार गाय स्वस्थ गायों के बीच पहुंच गई, जिससे संक्रमण फैलने और ये स्थिति बनने की आशंका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि गौधाम में गायों की देखरेख और उपचार व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। वहीं गौ भक्तों का कहना है कि केवल जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई और गौधाम की व्यवस्थाओं में स्थायी सुधार भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लगातार गाय खत्म नहीं हो रही है। अभी कुछ ट्रीटमेंट के दौरान कुछ गाय को डेथ हुई है और कुछ गाय भी उससे लड़ रहे थे, उस दौरान में था। उसमें वेटनरी टीम लगी हुई है। हम लोग कमेटी से जांच रिपोर्ट मांगे, उसके बाद में आगे कार्रवाई करेंगे। क्या जो मरीज गाय हैं उनको अलग से रखने के लिए कुछ व्यवस्था? गोठान में जो गाय रहती है उसको मरीज जो बीमार गाय रहती है उसको अलग कैंपस में रखने का रहता है, लेकिन कुछ गाय मिक्स हो गई थी, इस कारण से ऐसी घटनाएं हुई। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र स्थित शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने के दौरान तेज बहाव में बहे 28 वर्षीय मछुआरे सुखदेव केवट का घटना के 9 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। लगातार जारी सर्च ऑपरेशन के बावजूद सफलता नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम जोंधरा निवासी सुखदेव केवट 23 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे मछली पकड़ने के लिए शिवनाथ नदी गया था। नदी में मछली नहीं मिलने पर वह जल स्तर पार कर बलौदा बाजार जिले के लवन क्षेत्र की ओर चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लौटते समय नदी का जल स्तर और बहाव काफी तेज हो चुका था। इसी दौरान सुखदेव का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में बह गया। साथ मौजूद युवकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह देखते ही देखते लापता हो गया। घटनास्थल 3 जिलों बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार की सीमा से लगा होने के कारण तीनों जिलों की पुलिस तथा एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से लगातार तलाश अभियान चला रही है, लेकिन अब तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। इधर हताश परिजनों ने जिला प्रशासन से आधुनिक उपकरणों से लैस स्कूबा डाइवर्स की विशेष टीम भेजने की मांग की है, ताकि नदी में गहरे हिस्सों में प्रभावी ढंग से तलाश की जा सके। पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की बिलासपुर स्थित बिलासा ताल परिसर में आयोजित प्रांतीय महासमिति की बैठक में संगठन के नए प्रांत अध्यक्ष के चुनाव और संगठन के पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण मंथन किया गया। दिवंगत प्रांत अध्यक्ष के निधन के बाद रिक्त हुए पद को भरने तथा आगामी प्रांतीय चुनाव की रूपरेखा तय करने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों से आए प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से रणनीति बनाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान पूरा होने और उसकी अंतिम तिथि घोषित होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम और मतदान की तिथि तय की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। बैठक में प्रांतीय संयोजक देवेंद्र पटेल ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं की आवाज को प्रभावी ढंग से शासन तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नए प्रांत अध्यक्ष का चुनाव आवश्यक है। महासमिति में मानदेय वृद्धि, हर महीने समय पर भुगतान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं
सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने जैसी प्रमुख मांगों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कहा कि मजबूत नेतृत्व के साथ ही इन मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सकेगा। 10,000 के मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान में मिलने वाला 10,000 रुपए का मानदेय महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की राशि अलग अलग समय पर मिलने से आर्थिक परेशानियां बढ़ रही है। जिलाध्यक्ष भारती मिश्रा ने बताया कि करीब 50 वर्ष सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति पर केवल 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि मिलती है। संघ ने इसे बढ़ाकर सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा देने की मांग उठाई। महासमिति की बैठक में रिक्त प्रांत अध्यक्ष पद को भरने और आगामी प्रांतीय चुनाव कराने पर सहमति बनी है। पहले प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी ताकि संगठन को नया नेतृत्व मिल सके। बैठक में बहुत एजेंडा ये थे कि जो हमारे प्रांताध्यक्ष के दिवंगत होने के बाद जो पद खाली था उसको भरने की प्रक्रिया जारी किया जाएगा और उस पर विचार चर्चा यहाँ पर के लिए बुलाया गया था। जो महासमिति के सदस्य हैं उनके बीच में, साथ में जो अभी सरकार की के लिए हमारे पास जैसे शासकीय कर्मचारी की मांग है, मानदेय वृद्धि करने की बात है, जीवन जीने लायक वेतन जो नहीं मिल रहा है उसके लिए है। और अभी जो मानदेय इनका हर महीना केंद्र और राज्य सरकार का अलग अलग समय में मानदेय आ रहा है, जिससे हमारे कार्यकर्ता महीना भर नौकरी करते हैं, उसके बाद भी उनको महीना के अंतिम में मानदेय पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे इनको घर चलाना दुर्लभ हो रहा है। इन सारे समस्याओं को लेके यहाँ पर आज के बैठक हुई है और उस बैठक अभी चल ही रही है। उसके बाद भी जो भी निर्णय होगा उसको आपके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया जाएगा। प्रांतीय बैठक थी जिसमें कि हमको बहुत से मुद्दों पर चर्चा करना था और आज इस महंगाई के ज़माने में आज हमको 10,000 रुपये मात्र तनख्वाह मिलती है, ऊपरी हमारा कुछ भी इनकम नहीं है और उसमें हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए आज 50 वर्ष हो गया है, अगर हम रिटायरमेंट होते तो हमको मात्र 50,000 मिलता है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और कुछ हमारा प्रांत का चुनाव भी होने वाला है, उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कितने जिलों से आए हैं? इसमें 33 जिलों से आए हुए हैं। दैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक,
नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की एक युवती की शिकायत पर चकरभाटा पुलिस ने लोरमी निवासी बिल्डर नरेंद्र खत्री सहित 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में काम के सिलसिले में उसकी पहचान बिल्डर से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्रेम संबंध बन गए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे घुमाने के बहाने लोरमी, गोवा, कान्हा किसली समेत अन्य स्थानों पर ले गया। आरोप है कि गोवा प्रवास के दौरान आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में अन्य स्थानों पर भी उसके साथ अनाचार किया गया। शिकायत के अनुसार जब उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने विवाह से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान युवती द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर चकरभाटा थाना पुलिस ने बिल्डर नरेंद्र खत्री सहित 4 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है तथा साक्ष्यों और बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पक्ष का बयान सामने आने के बाद उसे भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। बिलासपुर के मगरपारा मरार गली क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रा की पहचान वंशिका पांडे के रूप में हुई है, जो अंबेडकर स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार उसका मोबाइल फोन खराब हो गया था और उसने अपने पिता मनोज कुमार पांडे से उसे ठीक कराने की बात कही थी। पिता, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने समझाते हुए कहा कि काम का पैसा मिलने पर मोबाइल बनवा देंगे और इसके बाद काम पर चले गए। कुछ समय बाद घर में मौजूद परिजनों ने वंशिका को उसके कमरे में पंखे की हुक से साड़ी के सहारे लटका हुआ देखा। तत्काल उसे नीचे उतारकर उपचार के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की मामले की जांच कर रही है। मेरे खुद को नहीं मालूम, मैं काम में निकल गया था। मैं तो काम से सुना हूँ, बड़ा वाला फोन किया ना, ऐसा सब बात है, तुरंत मैं आया हूँ सर। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मनोज पांडे। काम मोबाइल नहीं दिए तो इस नाम से? नहीं, वैसा नहीं है। मेरा मोबाइल ख़राब आया तो बोली पापा मोबाइल ख़राब हो गया, बनवा देना। तो बोला ठीक है, मैं बनवा दूँगा, काम सामने बेटा, पैसा मिलेगा बनवा दूँगा। क्या काम करते हैं आप? बिजली काम करता हूँ। बिजली मिस्त्री? जी। कहाँ करते हैं? मैं घूम करता हूँ मोबाइल का। पता नहीं, हम लोग कल से थोड़ा गुमसुम है। बस कल से बात नहीं करी है, मेरे से बात करती है रोज। आज भी गई हूँ तो ठीक से बात नहीं की है। फिर दरवाजा बंद कर अंदर से फिर गई हूँ मिक्सी लेके। मैं बोली मिक्सी खराब हो गया है, इसको अंदर रख दो। फिर दरवाजे बंद की है। उसके बाद में मिक्सी बनवाने चले गए। आई हूँ तो बच्चे लोग बताने लगे, उसका भाई भी बैठा था, थोड़ा दिमागी हरकत कर ठीक नहीं। तो कैसे पता चला कि ये फांसी लगा ली करके? बड़ा वाला लड़का गया है ना नहाने, थोड़ा दरवाजा खुला था ना, तो झाँक के देखा है तो गए हैं अंदर। तो उतारे आप लोग? मैं नहीं थी घर में। आप नहीं थे? कौन सी क्लास पढ़ती है बिटिया? 9वीं। अभी 9वीं क्लास गई है। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? अम्बेडकर स्कूल। बिलासपुर के सकरी स्थित नगर निगम जोन कार्यालय के मुख्य गेट के सामने विनायक पेंट्स दुकान के पास शनिवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने सकरी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त करने और घटना की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोंधरा के पुराना बाजार वार्ड क्रमांक 6 में शनिवार दोपहर 38 वर्षीय निर्मल पटेल का शव घर के कमरे में रस्सी के सहारे फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी कमला पुसाम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवाया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। भूलना नहीं है 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कल से सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है। भगवान शिव की आराधना के इस विशेष दिन को लेकर शहर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर समितियों ने पूजा दर्शन विशेष व्यवस्थाएं की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पंडितों के अनुसार इस बार पहले सोमवार पर पंचमी तिथि का संयोग पड़ रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। पंडितों का कहना है कि सावन केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मकता का भी पर्व है। पंचमी तिथि का संयोग होने से पहले सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। देवउठनी एकादशी तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। आज की युवा पीढ़ी भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति में शामिल हो रही है। तैयारी ये है कि श्रद्धालु लोग, हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, इस सब से रुद्राभिषेक होता है। सभी जन रुद्राभिषेक करते हैं और पुराना मंदिर है ये, है ना। हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ हर वर्ष के साथ, हर वर्ष यही मतलब मनाया जाता है। तैयारी यही है, अब कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब आना जाना, पूजा पाठ, दिन भर मंदिर खुला रहता है। हाँ, और हर वर्ष मतलब ऐसी सावन सोमवारी
मनाए जाते हैं। कल से सावन सोमवार की पावन कड़ी शुरू होने जा रही है। कल सावन का पहला सोमवार है, जिसके लिए शहर के सभी शिवालयों में लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। शहर में शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं जनों के आने की संभावनाएं हैं, जिसके लिए क्या तैयारियां हुई है, आइए हम बात करते हैं मंदिर के पुजारी से। कल से सावन का पहला सोमवार है, उसकी मान्यता क्या है? ये बड़ा ही अत्यंत पवित्र मास है। सावन का अर्थ ही शिव है। अपने आप में अगर देखा जाए तो शिव स्वरूप सावन है। व्यक्ति अगर नकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति भी सावन में आकर के सकारात्मक हो जाता है। तो ये अत्यंत पवित्र मास है। और कल जब श्रावण मास का ये प्रथम सोमवार जब आ रहा है, देखिए सावन में तो संपूर्ण सावन में आप शिवमय सावन मान सकते हैं, पर इस बार परम सौभाग्य का विषय ये है कि कल पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि में भगवान शिव जी का पवित्र वास होता है कैलाश पर। और ऐसे अवसर पर श्रावण सोमवार का पड़ना ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा सहयोग है। और चूँकि आज ये भगवा मंदिर बिलासपुर का ये स्थल है, यहाँ तो मुख्य पुजारी दूसरे हैं। आज हम लोगों का प्रतिवर्ष हमारी एक समिति है जिसमें हम लोग विगत 7-8 वर्षों से अभिषेक करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने ये अनुष्ठान पूरी समिति के द्वारा और भक्तों के द्वारा ये अनुष्ठान आज पूर्ण होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस सावन में भक्ति दिन प्रतिदिन जो है वो भक्ति बढ़ रही है। और इसी क्रम में इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विगत अनेक वर्षों का रिकॉर्ड बिलासपुर भी तोड़ने वाला है। विगत वर्ष में 5 सोमवार पड़ा था और उसके पहले अगर देखा जाए तो एक बार 2 सावन पड़ा, उसमें 10 सोमवार। तो इस बार ऐसा हुआ कि केवल 4 सोमवार है, तो कम होने के कारण भीड़ अधिक बढ़ने की संभावना है और लोग जो है वह पूजन पद्धति में अधिक से अधिक संख्या में वो भाग लेंगे। भीड़ अधिक होने की संभावनाएं हैं, तो मंदिर क्या तैयारियां कर रही है उसके लिए? निश्चित रूप से मंदिर समिति के अध्यक्ष से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि भी क्रमवार सबको अवसर दिया जाएगा, यथाशक्ति जितना हो जाए, उनको असुविधा ना हो, उनके बाहर जा कर के उनके पार्किंग की व्यवस्था अथवा उनके लिए जो यथा अनुकूल जो सामग्री है जो उनको प्राप्त हो और किसी को भी पूजा से कोई वंचित ना हो जाए, ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा। सावन में व्रत की क्या विधि होनी चाहिए? सावन के व्रत की विधि देखिए 2 प्रकार से सोमवार के लिए व्रत माना जाता है। एक 16 सोमवार होता है, एक श्रावण सोमवार। वैसे मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक क्रम होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा क्रम लिया जाता है किसी भी व्रत के लिए। तो बहुत लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया कि महाराज जी इस बार 4 ही सोमवार हैं, तो चाहें तो देखिए अपनी अपनी सुविधा है, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम आचरणीयम आचरणीयम, शुद्ध तो बहुत कुछ है परंतु लोग मानते नहीं हैं। तो जो 4 सोमवार सावन का है तो उनको चाहिए कि जो भाद्रपद का पहला सोमवार है उसको इंक्लूड करके 5 पूरा करना चाहिए। तो उनको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हमने केवल 4 ही सोमवार किया, पूर्ण रूप से उनको 5 सोमवार का फल भी प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए अभी हरि शयनी एकादशी हुई है, भगवान विष्णु सोए हैं, तो ये जो 4 महीने का क्रम है ये पूरी तरह से शिव भक्ति से सराबोर होता है। हम लोग भले सावन में रुक जाते हैं परंतु ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गाँवों में आज भी ये पद्धति है कि श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और आगे कार्तिक तक, जब तक देवउठनी एकादशी नहीं हो जाती तब तक भगवान शिव की पूजा, पार्थिव पूजा लोग विशेष रूप से करते रहते हैं। इसलिए ये जो पद्धति है सावन सोमवार की, यथाशक्ति जैसे उनकी परिस्थिति है अपने लिए व्रत करने की, तो फलाहार लेकर के, दूध का आहार लेकर के वह इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पूरे हिंदू मान्यताओं में सावन को सबसे पावन महीना क्यों माना जाता है? सावन इसलिए पावन माना जाता है क्योंकि देखिए संसार में 2 ही देव प्रमुख है, एक हरि और एक हर। तो जो हरि के वो कार्तिक मास उनको प्रिय है, जिस प्रकार कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रिय है, ठीक इसी प्रकार भगवान शिव को श्रावण प्रिय है। और शिव इज इक्वल टू प्रकृति, प्रकृति में शिव है, मतलब ये सारी जो प्रकृति है वो शिवमय है। इसलिए शिव अगर हमारे प्रमुख आराध्य हैं तो सीधी सी बात है कि उनको जो प्रिय मास है वो सबसे पवित्र मास सावन होता है। इसीलिए लोग, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग गलत रास्ते में होते हैं, जिनका खान पान भी अशुद्ध होता है, उनका भी पूर्ण रूप से प्रयास होता है कि श्रावण पर्यंत हम लोग मदिरापान या मांसाहार या अन्य कुछ गलत गतिविधियों में सम्मिलित ना हो।
तो निश्चित रूप से ये उनकी श्रावण के प्रति, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है। और एक चीज़ मैंने अभी अनुभव किया कि आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी जो शिव जी के अच्छे भक्त हैं और कथावाचक हैं, उनके प्रयासों से आज जिन मंदिरों में ताला लग गया था, ताला कहने का तात्पर्य जाले लगे हुए थे, मंदिर में बरसों से कोई व्यक्ति, महीनों से कोई जाता नहीं था, आज छोटे छोटे बालकों को देखिए तो सबके हाथ में लोटा में जल लेकर के वो सब पहुंच रहे हैं। भक्ति की पराकाष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण उनका श्रेय मानूंगा आज के युवाओं का। आज के युवा वर्ग, आप जहाँ भी जाकर के देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करिए सावन मास में। न केवल बाबा बैजनाथ धाम, पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करूँगा, यहाँ तक कि आप लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, जिसे लिंगों का राजा माना जाता है, या पशुपतिनाथ नेपाल, आप ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी। बल्कि पिछले विगत आप देखें कई दशकों से जो स्थिति थी, इस वर्ष में मेरी कथा हुई अभी जगन्नाथपुरी में, तो धर्म और सनातन धर्म ये दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का यह अनूठा संगम कल पूरे शहर में अपनी चरम पर होगा। शहर के सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तजनों और श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं, जिसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। कल पूरा शहर शिवमय होने जा रहा है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। बिलासपुर के प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने शिक्षा का महत्व समझाते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा ही वो माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और इसमें किसी भी प्रकार का जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि आज वो केवल शिक्षा के बल पर डॉक्टर बन सकी हैं और यही कारण है कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रेरणादायक स्कूली कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शगुप्ता ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जुड़ी जरूरी सामग्री जैसे बैग, पुस्तकें और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता था। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जीवन में आने वाली मुश्किलों, चुनौतियों और परीक्षाओं का डटकर सामना कैसे किया जाए ताकि छात्र अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। उन्होंने अपने निजी अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया कि वे जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने। कार्यक्रम को बेहद सफल और शानदार बताते हुए उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के समाज उपयोगी और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करते रहने की बात कही। आज प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो वाहिद भाई हैं उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है, बस्ते हैं, पुस्तक है और जो शिक्षा लेने के लिए उनको जो बेसिक उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ये फाउंडेशन ने जो बीड़ा उठाया है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी बात, जिस बात के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हम बच्चों को इस बात को सिखा सकें कि जब हमने अपने जीवन में जो मुश्किलात फेस की हैं कैसे वो उस पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। उनकी लाइफ में जो हर्डल आने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने के लिए हो, चाहे उनको जीवन में कुछ अचीव करना हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी लाइफ में जो हर्डल आते हैं उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उन चुनौतियों से उनको पार करने में अपने जीवन के अनुभव की उनको साझा करके उनकी मदद कर सकते हैं। ये हमारा मेन मकसद है और उनको ये भी सिखा सकें कि जीवन में कुछ बनना ज़रूरी तो है लेकिन साथ में सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम का यही कुल मिला के मकसद रहा और बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। मेरी उम्मीद है कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन आगे इसी तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता रहेगा। देखिए, ये ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो कि दिल्ली की तरफ से है, ये उनकी एक पहल है कि वो बच्चों को स्कूल किट्स देना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी में भेदभाव नहीं देखता और एजुकेशन हर जाति वर्ग के लोगों के लिए है, लड़के के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। मैं आज डेंटिस्ट बन पाई हूँ, डॉक्टर बन पाई हूँ तो एजुकेशन के बलबूते। तो एजुकेशन को सामने रखते हुए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक पहल है कि वो बच्चों को एंकरेज करना चाहते हैं ताकि वो और एजुकेशन में आगे जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्हें पीछे खींचती है, जैसे कि बच्चों के किताबों के या उनके स्कूल बैग से, तो उन्होंने आज स्कूल के डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। तो हम सब उसी के लिए आए हैं कि हम बच्चों को एंकरेज करके जाए कि वो और अच्छा एजुकेशन हासिल करें, अपना इस देश का हर किसी का नाम भी रोशन। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का विजन है कि वन किड वन फ्यूचर,
यानी बच्चों को हम प्रेरित करें कि वो शिक्षा के लिए आगे रहें, और यदि एहसास उनके अंदर हो कि अगर हम शिक्षा लेना चाहते हैं तो समाज हमारे साथ है। और आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है। इसलिए हम ये कहना कि हम पैसे की भी तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो समाज, हर समाज इसके लिए तैयार है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप पढ़ें। तो इसके लिए बेदारी लाने के लिए बच्चों को रुचि जगे, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी पहल किया जो उनको स्कूल बैग के माध्यम से किताबें हैं, कॉपी है, उसमें पेन है, इस तरह की चीजें दे रहे हैं ताकि उनको ऐसा नहीं समाज करता। डॉक्टर नौशीन रिजा ने बच्चों को स्कूल किट जैसे किताबें और स्कूल बैग वितरित करने के कार्यक्रम के तहत अपने विचार साझा करते हुए बताया कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये हर जाति व वर्ग के लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से है। उन्होंने कहा कि आज जो वो एक डेंटिस्ट और डॉक्टर बन पाई है वो सिर्फ शिक्षा के ही बलबूते पर संभव हुआ है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे और अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। ग्रीन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रायपुर के ऐतिहासिक यूनियन क्लब की वार्षिक आम सभा एवं चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। चुनाव में एक बार फिर गुरुचरण सिंह होरा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। बैठक में क्लब के विकास, वित्तीय व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वर्ष 1902 में स्थापित मोती बाग चौक स्थित यूनियन क्लब आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। यूनियन क्लब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हृदय स्थल मोती बाग चौक में स्थापित है, जो आजादी से पहले 1902 से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस ऐतिहासिक क्लब ने वक्त के साथ खुद को अपग्रेड किया। वर्तमान में इस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल है। इस क्लब में शारीरिक कसरत के लिए सर्व सुविधा युक्त जिम की भी व्यवस्था है। शनिवार को यूनियन क्लब की वार्षिक आम सभा सौंदर्यपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में क्लब के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें गुरुचरण सिंह होरा को एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल, सचिव डॉक्टर अतुल शुक्ला, संयुक्त सचिव नरेश चंद्र गुप्ता, धर्मपाल कलश, राज थोरानी, सुरेश कुकरेजा, वही कोषाध्यक्ष चरणजीत सिंह ओब्रॉय को चुना गया है। एक बार फिर अध्यक्ष चुने जाने पर गुरुचरण सिंह होरा ने क्लब के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पूरे यूनियन क्लब परिवार का है। सभी सदस्यों के विश्वास और सहयोग से क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने क्लब के आधुनिकीकरण, बेहतर सुविधाओं के विस्तार और सदस्य हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्लब में आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। खेल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का विस्तार होगा। यूनियन क्लब को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ क्लबों में शामिल करने के लिए पूरी कार्यकारिणी मिलकर कार्य करेगी। यूनियन क्लब का इतिहास बहुत पुराना है, विशेष रूप से खेलों के लिए जाना जाता है और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत खिलाड़ी इस क्लब ने दिए हैं। समर कैंप आप लोग सब मीडिया वाले जानते हैं कि 20-25 साल से आप लोग समर कैंप को कवर करते आए हैं और ऐसे ऐतिहासिक क्लब का आज विधिवत चुनाव हुआ है और क्लब के सदस्यों ने मुझ पर फिर विश्वास व्यक्त किया है और मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया है। इस हेतु मैं क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अमूनन कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है। सारी कार्यकारिणी की सूची हम आप लोग को दे देंगे। हमारा संकल्प है कि आने वाले दिनों में जैसे ज्ञानेश्वरी जी अभी राजनांदगांव में खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के परचम लहराई है ग्लास्को में, ऐसा ही कोई खिलाड़ी टेनिस से, बैडमिंटन से, स्विमिंग से निकले यहाँ से और देश का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विदेशों में और सब जगह इंडिया का नाम, इंडिया का तिरंगा लेके चले, ऐसी हम इस बार संकल्प ले रहे हैं और आने वाले समय में अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हम देंगे। अभी एक शूटिंग रेंज बनाने का और कुछ फैसिलिटी बढ़ाने की बात हुई है क्लब में
सबसे पहले तो मैं शासन को बहुत धन्यवाद दूंगा कि क्लब की जो लीज़ है वो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनके प्रयास से और सभी के प्रयास से हमारी लीज़ रिन्यूअल हो गई है। अब 2052 तक हम सारी गतिविधियों को संचालित कर देते हैं। इस हेतु मैं उनका भी आभार मानता हूं कि क्लब को पुनः एक 30 साल की लीज़ पुनः जीवित करके दी गई है। हम अपना काम करेंगे अच्छे से। हाँ, उनके अध्यक्ष बनने पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूर्व में भी वो यहाँ का अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में स्पोर्ट्स गतिविधियाँ बहुत आगे बढ़ी हैं। और विशेष तौर पे जो बच्चों का समर कैंप और बाकी जो आयोजन लगातार इस यूनियन क्लब में हो रहे हैं, उससे काफ़ी पूरे रायपुर और इस क्लब के जितने मेंबरान हैं, उनके रिश्तेदार, परिवार, उस काफ़ी लाभान्वित होते हैं। विशेष तौर पे मैंने एक बात ज़रूर बताई थी कि इसमें एक्टिविटी जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, टेनिस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, उसके अलावा मैंने उनको सजेस्ट किया है कि यहाँ पर शूटिंग का भी आयोजन, मतलब एक क्लब बनाया जाए, शूटिंग क्लब बने, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट के जो बच्चे हैं, वो सीखें और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ले सकें। यदि उनको यहाँ पर शहर के बीच में एक क्लब है, उनको यदि ये फैसिलिटियाँ उपलब्ध होती है तो निश्चित तौर पे एक यूनियन क्लब का मील का पत्थर बनेगा। स्पोर्ट्स के एक और साथ में जुड़ने से निश्चित रूप से इसका एक महत्व बढ़ जाएगा। तो हम यही आशा करते हैं कि इनके जो अभी कार्यकाल, इनकी नई कमेटी बनी है, 5 साल का पीरियड है, तो निश्चित रूप में इसमें एक और उन्नति ये लोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज 5 वर्षीय 2026 से 31 तक के लिए कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसकी प्रक्रिया 13 जुलाई से चालू हुई थी और ये 27 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी हुई। जिन्होंने नामांकन भरा था उनकी लिस्ट जारी हुई। उसके पश्चात लिस्ट जारी होने के बाद एक आज कार्यकारिणी की बैठक और चुनाव का प्रस्थान किया गया, जिसमें 28 पदों पे पदाधिकारियों का निर्वाचन और चुनाव संपन्न हुआ। और इसकी प्रक्रिया जैसे नियम और उसके हिसाब से वो की गई, आपकी प्रस्तुत की गई और सारा चुनाव नियम अनुसार किया गया है। निलंबित आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े चर्चित मामले में अब जांच प्रक्रिया को लेकर नया कानूनी मोड़ आ गया है। बिलासपुर निवासी एक महिला ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर अपनी शिकायत की जांच किसी आईपीएस अधिकारी के बजाय वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, अधिमानतः महिला आईएएस अधिकारी से कराने की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। याचिकाकर्ता का आरोप है कि योग प्रशिक्षण के दौरान उनकी पहचान तत्कालीन आईजीपी रतनलाल डांगी से हुई थी और बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ कथित रूप से अशोभनीय व्यवहार किया गया। विरोध करने पर उन्हें उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने तथा पुलिस विभाग में कार्यरत उनके पति के खिलाफ कार्रवाई कराने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। महिला का दावा है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल से जुड़े डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे हैं, जिन्हें 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक के समक्ष शिकायत के साथ प्रस्तुत किया गया था। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए नियुक्त आईपीएस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी आरोपी के समान रैंक के थे, जबकि दूसरे अधिकारी उनके कनिष्ठ रैंक की थी। इसी आधार पर जांच अधिकारी बदलने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में रतनलाल डांगी की कथित अवैध संपत्तियों की जांच कराने तथा आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग उठाई गई है। महिला की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि याचिका में लगाए गए आरोपों पर न्यायालय का अंतिम निर्णय और जांच एजेंसी की रिपोर्ट आना अभी शेष है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मुंगेली पथरिया मोड़ के पास शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्कोडा कार की टक्कर से बाइक सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटनास्थल से पुलिस ने कार की टूटी हुई सीएमओ लिखी नंबर प्लेट जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे पथरिया की ओर से तखतपुर लौट रही स्कोडा कार ने सामने से
से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर ग्राम मझगांव निवासी भुवनेश्वर साहू 26 वर्ष, किरण बासोड़ 36 वर्ष और हेमलता साहू 39 वर्ष सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में हेमलता साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल किरण बांसोड़ और भुवनेश्वर साहू को पहले पथरिया अस्पताल और बाद में सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान किरण बांसोड़ ने भी दम तोड़ दिया। भुवनेश्वर साहू का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही जरहा गांव पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से मिली सीएमओ लिखी नंबर प्लेट को जब्त कर लिया। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार चालक की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में वाहन तखतपुर के सीएमओ अमरेश सिंह से संबंधित बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन कौन चला रहा था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान करंट लगने से 35 वर्षीय मिस्त्री संतोष केवट की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संतोष अपने साथियों के साथ मकान निर्माण में सरिया काटने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान रॉड काटने वाली मशीन में अचानक करंट प्रवाहित हो गया और मशीन के संपर्क में आते ही वह गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गया। साथ ही मजदूरों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब मशीन में करंट आने के कारणों की जांच कर रही है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालबंद स्थित नारियल कोठी वार्ड क्रमांक 36 में शनिवार सुबह 17 वर्षीय शोभनाथ केवट का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद वह इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहा था। शुक्रवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया था।
लेकिन शनिवार सुबह काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजन उसे जगाने पहुंचे, जहां वह गमछे के सहारे पंखे की कुंडी से लटका मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में रंगदारी और धमकी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि उनकी पोती की दोस्ती कुछ युवकों से हुई, जिसके बाद आरोपियों ने परिवार को डरा धमकाकर एटीएस से करीब 14,50,000 रुपए निकलवा लिए और घर में रखे लगभग 450 ग्राम सोने के जेवरात भी अपने कब्जे में ले लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। प्रार्थी देवी प्रसाद सिंह ने बताया कि उनकी पोती की पहचान स्कूल के कुछ युवकों से हुई थी, जिनमें मुख्य रूप से आयुष यादव और उनके कुछ अन्य साथी शामिल बताए गए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने उनकी पोती को अपने प्रभाव में लेकर परिवार पर दबाव बनाया था तथा उनके छोटे बेटे से बजरंग चौक स्थित एटीएम से करीब 14,50,000 रुपए निकलवाए। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने घर में रखे लगभग 450 ग्राम सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामान भी भय और धमकी के बल पर ले लिए। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि मौके पर उनकी 6 वर्षीय पोती को भी चाकू दिखाकर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और संपत्ति वापस दिलाने की मांग की है। यह पोती है, वो नाबालिग है, उनको अपना दोस्ती यारी करके स्कूल तरफ से एक जो फर्जी गैंग है जो हमेशा चोरी चंडाली जिसके अगेंस्ट में यहाँ भी थाना में कल देखा गया 6-7 केस और हैं, उसका नाम है आयुष यादव। और पुलिस इंक्वायरी में फिर उन लोग 4-5-6 आदमी का अपना गैंग का नाम बताया और मेरी बच्ची को डरवा के धमका के और मेरे एक छोटे लड़के को बजरंग चौक के पास गए थे, मेरे घर से जो करीब 25-30 मीटर की दूरी में है, तो वहाँ बैंक के पैसा के लिए मैं एटीएम के लिए वह लड़की को भेजा था, 5,000 रुपये निकाली थी, उसको छीन लिया। और मेरी छोटी जो उसके साथ में जो गई थी 6 साल की लड़की, उस लड़की का गले में चाकू दिखाया, जिसको पुलिस वाले को भी हम लोग बता चुके हैं। और उसको लड़की के पास वो लड़का भेजा आयुष यादव, बोला इसको देख लो, मेरे को मालूम है कि ये डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, अभी तो खाली चाकू देख रहे हैं, उसके बाद इसका ना चेहरा तुम लोग नहीं दे पाओगे, मैं गायब कर दूंगा, नहीं तो कल इतना लाख रुपए ला के देना। अब वो लड़की जो बता रही है हमको कि उस डर से वो लोग उसका इतना दोहन किया, भय आतंक, और हमारे परिवार में बोला, यहाँ तक के बोला कि जो तुम्हारा मई में 26 मई को एक्सीडेंट हुआ है उसको मैं करवाया, तेरे दादी का एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट थी 3-4 दिन तक के, बोला मैं करवाया हूँ। तुम्हारा मतलब लड़का कौन है? आयुष यादव। कहाँ रहता है? ये सीपत में रहता होगा, इसके पिताजी सीपत में एसआई हैं, और उसी के चलते यहाँ के थाने वाले उसको बचाने के लिए, मेन का नाम ही नहीं, कहीं पे कोई जब्ती भी नहीं है, कल कबूल भी किया है हमारे सामने, ये है हम दे देंगे। हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जो सामान गया है उसकी पूरा जब्ती करके पुलिस इंक्वायरी करे, हमको एक ठो अंगूठी या एक ठो चैन दे करके, जो ये जो कितना सामान गया होगा? हमारा सामान तो गया है, बैंक से जो रिकॉर्डेड है वो 14.5 लाख रुपया गया है, और करीब ये लोग जितना हमको याद आया है देखे हैं, ये लोग खुद बोले जाके देखे, कुछ सोना भी हुआ है, तो सोना हुआ है पुलिस ने तभी बताया जब इनको कहीं से पता चला होगा, नहीं तो हम लोग तो सोना तरफ ध्यान नहीं थे, इस कैसे भी नहीं जानते थे। तो घर जाके मैसेज वो देखे तो वहाँ से 450 ग्राम तो के लगभग। इस मामले में पहले भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है क्या? कुछ लोग को और गिरफ्तार किया गया है? इसमें वो लोग ला के रखे हैं ना, वो जो कितने का कैश और सोना मिला के कितने का सामान है? अब सर देखे 4, 1.5, 6, 60, 70 लाख का तो हो गया, करीब 100 करोड़ का होगा। ठीक है, आज के रेट से अकाउंट से पैसे निकल रहे थे जी, आपको पता नहीं चला? नहीं चला सर, काहे कि मैं तो 4-5 बीमारी से पीड़ित हूँ, लकवा मेरे को ये है, प्रोटेस्ट मेरे को है, सीबी क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर है, ये है, तो मैं अस्वस्थ रहता हूँ हमेशा। तो ये लड़की थोड़ी बड़ी है, तो ये थोड़ा चंचल है, हैं, तो मैं इसको सब चीज़ इन्हीं के हाथ से करवाता था। कोई बीमार पड़ गए तो अस्पताल ले जाते हैं, किसी के लिए दवाई यही आता है, साग सब्जी के लिए अपने दादी के साथ जाके ये गाड़ी चलाते ले जाता है, फीस भी पटाना रहेगा स्कूल का तो इसको साथ लेके जाता हूँ, कहा कि मेरे हाथ से नोट ऊपर नीचे भी हो जाता है। मैं बहुत अस्वस्थ हो चुका हूँ, मेरी उम्र 77 साल की है, 78 होने वाला है, रनिंग है 78।
तो अब कर नहीं सकता, तो मेरे हाथ पाँव हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक्सटॉर्शन का मामला था। एक प्रार्थी जो है उनकी पोती के साथ कुछ लोग मिलकर उनको एक्सटॉर्शन कर रहे थे। भया ध्वन कर घर में रखे एटीएम के माध्यम से रुपए निकलवा कर ले रहे थे और लगातार उनके द्वारा करीब 14,50,000 के आसपास उन्होंने रुपए निकलवा लिए हैं उसके एटीएम से, और साथ ही घर में रखे हुए जेवरों को भी इन लोगों ने डरा धमकाकर उससे प्राप्त कर लिया है। और इस संबंध में अभी प्रथम दृष्टिया जो जानकारी प्राप्त हुई, आयुष यादव और उसके साथी जो है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। सरकंडा थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला रंगदारी एक्सटॉर्शन से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने कथित रूप से धमकी देकर एटीएम के माध्यम से बड़ी रकम निकलवाई और जेवरात भी हासिल किए। पुलिस ने आयुष यादव और अन्य संदिग्ध साथियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर पेंड्रा मुख्य मार्ग पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब पेंड्रा से यात्रियों को लेकर बिलासपुर लौट रही पुष्पराज बस क्रमांक CG10 G1464 बासाझाल चपोरा आश्रम के समीप नाले पर बनी पुलिया के बीचों बीच धंसकर फंस गई। घटना के समय बस में करीब 35 यात्री सवार थे और पुल का बीच का हिस्सा अचानक टूट जाने के कारण वाहन आगे नहीं बढ़ सका, जिससे मौके पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। हालांकि बस चालक और परिचालक की सूझबूझ तथा यात्रियों की तत्परता से समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद की, लेकिन इस घटना के बाद मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर नए पुल का निर्माण कार्य लंबे समय से लंबित है, जिसके चलते ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है तथा वैकल्पिक व्यवस्था की संभावना पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस दुर्घटना ने क्षेत्र के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुस्ती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।